Hello students, let us start solving class 10 maths paper, Gala paper 1. See the first question, that is true or false type question. देखो पहला क्या दिया है, 22/7 is an irrational number. स्टूडेंट्स ये आंसर फॉल्स आएगा. वाई? देखो रैशनल या इरेशनल ये कैसे डिसाइड करते हैं? अगर कोई नंबर रैशनल है मतलब आप उसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे Q शुड नॉट बी जीरो एंड P एंड Q शुड बी इंटीजर्स. 22 और 7 ये दोनों ही इंटीजर है, सो दैट इज वाई ये रेशियो एक रैशनल नंबर हुआ. हाँ, हम ये कहते हैं कि पाई जो है दैट इज इरेशनल. पाई इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन पाई का हम वैल्यू राउंड ऑफ करके लेते हैं कि 3.14 या फिर 22/7 लेते हैं, पर ये कोई इसका पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ठीक है, पाई एक से नॉन रिकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब इसकी वैल्यू आप फाइंड वैसे तो कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली एक्सटेंड होता रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ. तो पाई इरेशनल नंबर है, पर हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो दोनों के दोनों एक रैशनल नंबर है. ठीक है, सो दैट इज वाई 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है. नेक्स्ट, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अच्छा, ये आपका पोलिनोमियल है, इसके अगर कोएफिशिएंट को देखो, यहां पे a आपको मिलता है 1, b है 5 एंड c इज 4. आपको पूछा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन. देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो दैट इज -b/a लिखते हैं, यानी कि -5/1. फिर अल्फा इंटू बीटा करो, दैट इज अगेन c/a होगा, सो इट इज 4/1. क्वेश्चन में ये पूछा है कि सम ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका आंसर तो फॉल्स आ रहा है. देखो ये -5 है, जबकि प्रोडक्ट हमारा 4 आ रहा है, सो दैट इज वाई द आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट में द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 4. ये तो ऑब्वियसली यहां पे फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो, इट इज 7. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. ये ट्रू है ना, ये तो एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. फिफ्थ में मिडेन इज इक्वल टू 3 mod -2 मीन. अगेन ये फॉल्स है. करेक्ट फॉर्मूला क्या है? करेक्ट फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू 3m मिडेन -2 मीन, है ना. z इज इक्वल टू 3m -2 x बार. तो ये करेक्ट फॉर्मूला है. गिवन हमें जो दिया है वो फॉल्स है. tan 47 अपॉन cot 43 इज इक्वल टू 1. अच्छा देखो 47 और 43 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का सम 90 होता है. सो आई कैन राइट ये cot को मैं tan 90 -43 लिख सकता हूं, एंड अगेन दैट गिव्स अस tan 47 ओनली. तो ये दोनों टर्म कैंसल होके आपका आंसर 1 ही आएगा. सो गिवन पार्ट इज ट्रू. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इंटीजर डिविजिबल बाय 97 इज व्हाट? स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? देखो 9999 ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है. आप इसे 97 से डिवाइड करो. सो बाय डिवाइडिंग इट बाय 97 आपका रिमाइंडर यहां पे 8 आ रहा है ना. नाउ आपका ग्रेटेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली 97 से डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 आए, वो क्या मिलेगा? सो इट विल बी ये 9999 -8 करना होगा, सो यू विल गेट 991 9991. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट यहां पे x/2 इक्वल टू 6/y इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई क्या होगा? आपको स्टूडेंट्स इंडिविजुअली इसे कंपेयर करना है. x/2 को 2 से कंपेयर करो, 6/y को भी 2 से कंपेयर करो, सो यू विल गेट x इक्वल टू 4
एंड y इक्वल टू 3 मिलेगा। तो अब बस दोनों का डिफरेंस ले लो, 4 माइनस 3, दैट गिव्स अस 1। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए आएगा। ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस 3x plus 5y equal to 15 and dash are parallel lines। देखो, दो इक्वेशंस के लिए अगर लाइंस पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इफ दिस इज ट्रू, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन टू लाइंस जो है या दो इक्वेशंस जो है वो पैरेलल की है। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स आपने स्टडी की थी, कोइंसिडेंट के लिए तीनों तीन रेशियो इक्वल आना चाहिए। और अगर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 ये रेशियो इक्वल ना हो तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो हमें यहां पे पैरेलल लाइन फाइंड करनी है। तो फॉर दैट लुक एट ऑल द गिवन कंडीशंस वन बाय वन। यहां पे पहली इक्वेशन a के साथ कंपेयर करें तो यू कैन से कि 3/5 एंड 5/3 ये इक्वल तो नहीं है। ठीक है, दिस टू आर नॉट इक्वल, सो दिस टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ऑप्शन ए सही नहीं है। बी को चेक करो, सो 3/6 यानी 1/2 होता है। 5/10 दैट इज ऑल्सो 1/2। द अदर साइड 15/30, वैसे ये दोनों टर्म आपको लेफ्ट साइड लेके आनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपेयर करना चाहिए, बट दोनों -15/-30 भी 1/2 होगा। तीनों तीन रेशियो इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन होगी। सिमिलरली कंपेयर द थर्ड इक्वेशन, तो वो भी कोइंसिडेंट लाइन की ही इक्वेशन आपको मिलेगी। व्हेन यू कंपेयर द लास्ट वन 3/12, डी ऑप्शन में देखे 3/12 यानी 1/4 आ रहा है। ये -20 है, इस तरफ आएगा तो +20y होगा, सेम साइड लिखना है आपको। सो 5/20 दैट इज 1/4, और यहां पे c पार्ट है ही नहीं, है ना। तो अगर आप c1 अपॉन c2 करोगे तो 15/0 हो जाएगा। सो ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रहा है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आर सेम, बट द थर्ड कांस्टेंट टर्म का रेशियो d का सेम नहीं आ रहा है। सो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 12x इज इक्वल टू -20y, और ये इक्वेशन दोनों पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट में स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला b² - 4ac है। तो यहां पे ये a हो गया 1, b is 5, c is also 5. So put all the values, 5² - 4 into 1 into 5. So 25 minus 20, that will give us 5 only. तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 5। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P XY फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट। देखो, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप ओरिजिन से फाइंड करोगे, ठीक है, तो यू विल गेट x1 - x2 द होल स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म आपका 0 होता है, तो यू विल गेट x² प्लस y² का रूट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आता है। वैसे स्टूडेंट्स, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर है। तो इसमें आपका जो ओरिजिन है, सेकेंड पॉइंट जो है, उसके लिए x2 एंड y2 दोनों 0 लेना है, ठीक है, और x1 और y1 की जगह x एंड y सब्स्टिट्यूट करना है। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट में, फॉर फाइनाइट AP विथ n टर्म्स इन इट्स फर्स्ट टर्म इज a एंड द लास्ट टर्म इज l, तो सम ऑफ ऑल द टर्म इज गिवन बाय विच फॉर्मूला। तो क्लास यहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखनी है, इट इज a n/2 a प्लस l आएगा, ठीक है। सो दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स। In the formula for mode L plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 into H, इसमें F1 क्या डिनोट करता है? तो क्लास F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है मॉडल क्लास का। इसमें F0, F1, F2 तीनों तीन फ्रीक्वेंसी है। F1 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है,
F0 वो उसके प्रीसीडिंग क्लास का, ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, और F2 जो है वो उसके सक्सीडिंग यानी कि बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा। H जो है वो क्लास साइज रिप्रेजेंट करता है। L क्या रिप्रेजेंट करेगा? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज डिनोटेड बाय L। तो यहां पे फिलहाल करेक्ट आंसर हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज डिनोटेड बाय F1। The probability of the month of January having 5 Sunday is dash। देखो जनवरी मंथ में टोटल देर आर 31 डेज। अब 31 में से एक बात समझो, टोटल हर वीक के एवरी वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 इंटू 4 दैट इज 28 डेज में आपको सभी 4 वीक्स कवर होती है, यानी कि हर एक डे संडे से लेकर सैटरडे 4 टाइम्स तो रिपीट होता ही है। वीक का हर डे 4 टाइम्स रिपीट होता है। अब एक्स्ट्रा दिन कितने बचे यहां पे? सो इट इज 29, 30 एंड 31। 3 आपके डेज एक्स्ट्रा बचे हैं। ये 3 दिनों में संडे का प्रोबेबिलिटी क्या है एक्स्ट्रा और आने का? तो देखो 7 डेज है वीक के, उसमें से कोई भी 3 वीक के डेज यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 3 आउट ऑफ द टोटल 7 डेज ऑफ द वीक, ठीक है ना। 3 दिन ही एक्स्ट्रा है, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/7। तो करेक्ट आंसर यहां पे 3/7 होगा। नेक्स्ट, P ऑफ E इज 1 माइनस 16/31। स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। P ऑफ E इज इक्वल टू P1 माइनस P ऑफ नॉट E होता है। तो इसका मतलब यही टर्म आपका P ऑफ नॉट E आएगा, राइट। 16/31। Probability of a leap year having 53 Sunday is dash। स्टूडेंट्स लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? तो इट इज 366 डेज। अब 52 वीक्स कंप्लीट होते पूरे साल में ना, 52 इंटू 7 करो तो 364 डेज मिलते हैं। तो पूरे साल में 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। अब और कितने दिन एक्स्ट्रा है लीप ईयर में? आफ्टर 364 डेज के बाद तो अभी 2 दिन और एक्स्ट्रा बचते हैं। अब इसमें से संडे की प्रोबेबिलिटी देखो, 7 टोटल डेज है ना संडे से लेकर सैटरडे, उसमें से कोई भी 2 दिन का मतलब कोई भी 2 दिन आ सकते थे। तो संडे आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? दिस 2 आउट ऑफ टोटल 7 पॉसिबल डेज, ठीक है। सो 2/7। नेक्स्ट में, फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 10x² प्लस 31 माइनस 30, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा ये 2 का प्रोडक्ट लिया, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, ऐसे 2 का प्रोडक्ट लेके फिर सबका सम करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? क्लास इट इज C/A है ना, बाई फॉर्मूला। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको पता होगा, अगर मैं सिर्फ 0 का सम करूं तो इट इज -B/A। 2 जीरो साथ में लेके फिर सबका सम करता हूं तो इट इज C/A। तीनों जीरोस का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो इट इज -D/A। यहां पे ABCD ये ऑफ कोर्स यहां पे कोएफिशिएंट हो गए इसके, जैसे कि x³ का कोएफिशिएंट A कहेंगे, फिर ये B 31 यहां पे C होगा एंड D इज -30। तो फिलहाल इस पार्ट के लिए हमारा करेक्ट आंसर C क्या है? +31। A क्या होगा? +1। तो रेशियो आपका आएगा 31/1 यानी कि 31। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। The nth term of AP is given by 2n + 1। सो ये आपका nth टर्म है।
सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज व्हाट? अब देखो क्लास, एस एन का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल, एल यानी लास्ट टर्म, nth टर्म, ठीक है। पहले तो a1 फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा, यहां पे n की जगह 1 रखो, सो यू विल गेट योर आंसर एज 3। तो हमारा फर्स्ट टर्म 3 आ रहा है, लास्ट टर्म 2n+1 रख देना, सो यू विल गेट n/2 a1 की जगह 3 और लास्ट टर्म की जगह 2n+1, so you will get n/2 2n+4, या फिर यहां पे 2 कॉमन निकालो n+2, so your answer will be n into n+2। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, n+2। 19th में रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर while distance between their center is 15, so how many points do this circle intersect? अब क्लास सर्कल के लिए देखो, यहां पे इस तरह की 3 कंडीशंस बनती है। सपोज करो कि रेडियस हमारा एक सर्कल का r1 है और दूसरे का r2, और दोनों के जो सेंटर्स है उसके बीच का डिस्टेंस में स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इफ r1 प्लस r2, ये समेशन अगर डिस्टेंस से कम आता है तो इट मीन्स कि सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इस केस में अगर रेडियस r1 एंड r2 का सम एग्जैक्टली दोनों के सेंटर के डिस्टेंस के जितना है, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू d, तो सर्कल्स जस्ट टच करते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। और जैसा कि ये लास्ट डायग्राम देख रहे हो, r1 प्लस r2 का जो समेशन है वो दोनों सेंटर के डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है। r1 यानी कि पहले सर्कल का रेडियस, r2 यानी कि ये जो दूसरा सर्कल है इसका रेडियस, दोनों का सम करे तो डिस्टेंस से अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब कि दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, दे विल मीट एट 2 पॉइंट्स। मैं यहां पे अगर एक सर्कल का रेडियस r1 और दूसरे का r2 लेता हूं, ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d 15, तो 8 प्लस 12 करे तो दैट इज 20 हो रहा है। इस केस के लिए तो ये 20 है, ऑब्वियसली डिस्टेंस से बड़ा है, 15 से बड़ा है, तो लास्ट केस यहां पॉसिबल है। 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सो दे विल मीट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, सर्कल्स 2 पॉइंट पे मीट करेंगे। 20 में एरियाज ऑफ द 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड which meet at one of the vertices are x, y and z. So find the volume of cuboid. तो here as you can see in the diagram, देखो 3 इसके सरफेस, आप सरफेस यहाँ पे दिए हुए हैं। सपोज करो कि ये साइड इसका लेंथ बता रहा है, दिस इज ब्रेथ एंड द अदर वन इज हाइट। अब हमें ये बताया गया है सी कि इसका वन ऑफ द सरफेस, लेट अस से कि ये जो टॉप सरफेस यहाँ पे है, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका एरिया x आ रहा है, यानी कि L इंटू बी इज इक्वल टू x हुआ। द अदर सरफेस, चलो ये आपके सामने जो सरफेस है, दिस इज द सेकेंड सरफेस, इसका एरिया y दिया है, यानी लेंथ इनटू हाइट दैट इज इक्वल टू y। और जो थर्ड सरफेस है, दिस वन, ब्रेथ इनटू हाइट, उसका एरिया z दिया है, मीन्स कि b इंटू एच इज इक्वल टू z। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करो। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है LBH। ऑब्वियसली हमें यहां पे इंडिविजुअली तो कुछ नहीं दिया है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट इंडिविजुअल तो नहीं दिया है, दो साइड मतलब हर साइड का एरिया दिया है, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो इफ आई राइट, ये यहां पे सबका स्क्वायर कर दू, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर का स्क्वायर रूट करता हूं, तो मैं यहां पे इंडिविजुअली लग सकता हूं LB इंटू BH इंटू HL का रूट।
नाउ यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज, एल बी यानी x होता है, बी एच दैट इज z एंड एच एल यानी y, इसका रूट हुआ. सो और फाइनल आंसर इज एक्स वाई जेड का स्क्वायर रूट. तो अगर तीनों सरफेसेस का एरिया पता हो आपको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड इट्स स्क्वायर रूट फाइनली फाइंड करना होगा. ठीक है. 21 में, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल is increased by 30%, so by what percent will its area increase? स्टूडेंट्स, सर्कल के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. अब ओरिजिनल रेडियस आर है, हमने रेडियस 30% इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज इन रेडियस कितना मिलेगा? लेट अस से आर डैश हमारा न्यू रेडियस है, तो इंक्रीज इन रेडियस दैट इज गिवन बाय आर प्लस ये 30% ऑफ आर, 30% ऑफ आर यानी 30 बाय 100 आर. सो वी विल गेट इट एज 1.3 आर. दिस इज अवर न्यू रेडियस. Now, our new area या increased area A dash that is equal to pi r dash square मिलेगा. So pi into 1.3 r का स्क्वायर 1.69 into pi r स्क्वायर. ठीक है, ये pi r स्क्वायर तो आपका ओरिजिनल रेडियस एरिया है, तो ये 1.69 a हो गया. नाउ आपको क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, सो दैट इज इक्वल टू द न्यू एरिया यानी कि इंक्रीज्ड एरिया a डैश माइनस a अपॉन a इंटू 100%. नाउ a डैश की जगह आप लिखोगे 1.69 a minus a upon a into 100%. So you will get your final answer as 0.69 a by a into 100. So final answer आपको मिलेगा 69%. तो क्लास ये आपका इंक्रीज इन एरिया होता है. अब स्टूडेंट्स, इस तरह के सम्स में ये जनरली 1 मार्क का अगर सम है तो इतना लंबा मेथड आप नहीं करो तो भी चलेगा. देयर इज अ शॉर्टकट वे, आपको बस फॉर्मूला याद रखनी है. देखो, जब भी आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया हो कि भाई रेडियस हमारा x% इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन एरिया कितना आएगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखनी है. इंक्रीज इन एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज गिवन बाय 2x प्लस x स्क्वायर बाय 100. करंट सम में अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, इस सम के लिए x का वैल्यू 30% दिया हुआ है, सो x की जगह 30 लिखो. सो नाउ पुट द वैल्यू 2 इंटू 30 प्लस 30 स्क्वायर बाय 100, तो आपका आंसर 69% आ जाएगा. तो क्लास हम लोग ये शॉर्ट में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर सच 1 मार्क क्वेश्चन. वैसे यहाँ पे इंक्रीज इन एरिया बोला है, उसकी जगह अगर आपको डिक्रीज इन एरिया ऑफ द सर्कल कहते हैं तो फॉर्मूला में बस इतना चेंज आएगा. यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 लिखा है, उसकी जगह माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 कर देना. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100. आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखो. अगर मान लो ये सर्कल का रेडियस यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, इसकी जगह अगर डिक्रीज 30% हुआ होता तो आपका जो न्यू सर्कल बनता है उसका एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होता. यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, एंड फाइंड आउट द डिक्रीज इन एरिया इन परसेंटेज. ठीक है, तो ये खुद से कर लेना. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम 22. Volume of each of the two cubes is 8 centimeter cube.
find the total surface area of the cuboid obtained by joining this cube face to face। तो यहां पे आपको दो क्यूब्स दिए हुए एंड यू वांट टू फाइंड आउट दोनों का वॉल्यूम है, आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है और फिर टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ऑब्टेन करना है। अब क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको चाहिए होगा इसका टोटल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो टोटल लेंथ कितना आएगा, तो जो एक क्यूब की साइड है, ठीक है, उसको सम करो, 2 टाइम्स कर दो, आपको टोटल लेंथ मिलेगा, क्योंकि आपने दो क्यूब को इस तरह से ज्वाइन किया है। ये आपका फर्स्ट क्यूब है और ये सेकंड क्यूब, तो दोनों को ज्वाइन किया है, तो आपका टोटल लेंथ तो 12 होगा। वैसे ब्रेथ और हाइट दोनों ही क्यूब के साइड के बराबर होता है, तो स्मॉल एल के जितना आएगा। सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम से क्यूब का साइड फाइंड कर लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब बोला है, यानी एल क्यूब इज 8, सो एल विल बी 2 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम दिस हम लोग अगर क्यूबॉइड की टोटल लेंथ फाइंड करें तो 2L आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बाकी ब्रेथ और हाइट ये क्यूब के साइड के जितना ही होता है, सो 2 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जस्ट यूज कर लो, 2LB प्लस BH प्लस HL, पुट ऑल द वैल्यूज। सो बाय पुटिंग द वैल्यू आपका यहां पे आंसर फाइनली आएगा 2 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 40, और इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सरफेस एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो दैट इज द आंसर। State number of zeros of the polynomial x is equal to p of y if its graph is as given below। स्टूडेंट्स, हमें टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है y इज इक्वल टू p ऑफ x, आपको इक्वेशन देते थे और फिर उसके जीरोस फाइंड करने को बोलते थे। तो एट दैट मोमेंट आप लोगों का जो भी ग्राफ होता था, आप ये देखते थे कि गिवन पॉइंट्स एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहे, जितने भी पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को टच करेंगे, ठीक है, वहां पे y जीरो आ जाता है। y कहां पे जीरो आएगा, तो पॉइंट जब भी एक्स एक्सिस को टच करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट आपका जीरो मिलता है। सो दैट इज वाई हमारे जीरोस उस केस में, टेक्स्ट बुक के केस में ये होता था कि एक्स एक्सिस को कितने जगह टच करता है वो देखना था, पर यहां पे पूरा चेंज हो गया सिचुएशन। x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई बोला है, तो अगर x जीरो चाहिए, इसका मतलब आपके पॉइंट्स y एक्सिस को कहां टच कर रहे हैं वो देखना होगा। काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे ये y एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो देयर आर टोटल 4 पॉइंट्स, राइट, ये 4 पॉइंट है जहां पे ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा 4। ओके, नेक्स्ट, find the area of the square inscribed in a circle with radius 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्लास कुछ इस तरह का सिचुएशन हुआ कि आपका जो सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब किया हुआ है। अब देखो, ये अगर सेंटर पॉइंट है सर्कल का, तो यहां से O से स्क्वायर के एक एंड तक आपका जो डिस्टेंस है, let us say this is the radius, right, 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पूरा जो डायगोनल होगा डेफिनेटली वो डायमीटर ऑफ द सर्कल बनेगा, तो टोटल यहां पे आपका डायमीटर ऑफ द दिस सर्कल दैट इज 2 टाइम्स 8 होगा, 16 सेंटीमीटर। स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम मेजर के होते हैं, सो नाउ एरिया ऑफ द square that is given by half times diagonal square, so it is half into 16 into 16, so you can cancel and you can get the final answer as 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा क्लास इस स्क्वायर का एरिया। याद रखना क्लास, रोम्बस के लिए
हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू 2, क्योंकि रोम्बस में दोनों डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं। स्क्वायर में दोनों डायगोनल का मेजरमेंट सेम आएगा, तो आप लोग स्क्वायर के एरिया के लिए एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते थे, हाफ डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी से स्क्वायर का आपको एरिया मिल जाता है। सो दैट वाज द लास्ट सम इन द गिवन सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं क्लास। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।